दोस्तों, आज 3 जून है। राजनीति में बिना डिग्री के पीएचडी की उपाधि पाने वाले चौधरी भजनलाल की पुण्यतिथि। 11 साल और 9 महीने तक यानी सबसे लंबे समय तक हरियाणा के सीएम रहने वाले हरियाणा के लाल की आज आपको कहानी सुनाएंगे। यह भी बताएंगे कि जमीन से उठकर आसमान छूने वाले चौधरी भजनलाल की कटुनीति का लोहा विरोधी तक मानते थे। वर्ष 2011 में आज ही के दिन दुनिया से सदा के लिए विदा हुए भजनलाल वर्षों तक बेताज बादशाह बने रहे, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अहिरवाल के कद्दावर नेता राव इंद्रजीत सिंह जैसे नेताओं से मिलकर उनका ताज और पीएचडी की उपाधि दोनों को ही छीन लिया। दोस्तों, हमने कई बार एक बात कही है कि समय समय का फेर है, समय समय की बात, किसी समय के दिन बड़े तो किसी समय की रात। भजनलाल हो या भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अच्छे और गर्दिश वाले दिन लगभग सबके जीवन में आते हैं। पंच से मुख्यमंत्री बनने तक के सफर में भजनलाल को भी काफी कुछ झेलना पड़ा था। चौधरी भजनलाल का जन्म 6 अक्टूबर 1930 को संयुक्त पंजाब के भावलपुर गांव में हुआ था। भारत पाकिस्तान विभाजन की त्रासदी के बीच भजनलाल का परिवार हिसार जिले के आदमपुर आ गया। यहाँ से भजनलाल का राजनीतिक सफर शुरू हुआ। तब आदमपुर भारत के हिस्से वाले संयुक्त पंजाब में था। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया और भजनलाल हरियाणा के लाल बन गए। सबसे पहले उन्होंने अपने गांव में पंच का चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। इस छोटी सी जीत से उनके मन में राजनीति में आगे बढ़ने की ललक पैदा हो गई। यह 1960 की बात है। 1961 में भजनलाल ब्लॉक समिति के सदस्य चुने गए। 1968 में भाग्य उन पर मेहरबान हुआ और वह आदमपुर से न केवल कांग्रेस की टिकट लाने में सफल रहे बल्कि चुनाव भी जीता। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। भजनलाल ने 1972, 1977, 1982, 1991, 1996, 2000, 2005 और 2008 में आदमपुर से विधानसभा का चुनाव जीता। वह कभी नहीं हारे। संक्षेप में कहें तो वह 1970 से 1975 तक बंसीलाल सरकार में कृषि मंत्री रहे और इसके बाद 1978 में देवीलाल सरकार में सहकारिता मंत्री बन गए। 28 जून 1979 को वे पहली बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। 1982 से 1986 तक दूसरी बार मुख्यमंत्री रहे। इस बीच 21 अक्टूबर 1986 को भजनलाल को केंद्र में पर्यावरण एवं वन मंत्री का दायित्व सौंपा गया। 1988 में उन्हें कृषि मंत्रालय की बागडोर सौंपी गई, लेकिन उनका मन हरियाणा की चौधर में था। 21 जून 1991 से 10 मई 1996 तक उन्हें तीसरी बार सीएम बनने का अवसर मिला, लेकिन बाद में उनके सितारे गर्दिश में चले गए। वरिष्ठ पत्रकार व एनजेपी के प्रधान संपादक महेश कुमार वैद कहते हैं कि भजनलाल ने शुरुआत में खुद को जाट नेता साबित करने का प्रयास किया, लेकिन पार नहीं पड़ने पर वह गैर जाट की राजनीति करने लग गए। आप खुद सुनिए एक बार महेश कुमार वैद की बात। देखिए, भजनलाल खुद को जाट ही मानते थे। काफी वर्षों तक वह जाट मानते रहे। जब भी वह किसी सार्वजनिक मंच से भाषण देते थे तो यही कहते थे कि भाई हम भी जाट हैं। बिश्नोई समाज जाट समाज से ही निकला है। हालांकि बिश्नोई समाज में आज राजपूत भी हैं, लेकिन ज़्यादातर संख्या जाट समुदाय की है। तो भजनलाल ने समझाने का प्रयास किया। वो जानते थे कि हरियाणा की राजनीति में ज़्यादा जाटों का बोलबाला है, जाटों को नाराज़ करके राजनीति नहीं की जा सकती। इसलिए उनकी कोशिश होती थी कि जब प्रदेश अध्यक्ष बने तो वे जाट रहे हुए चीफ मिनिस्टर खुद हैं और प्रदेश अध्यक्ष जाट बनाया जाए। कोशिश करते थे जाटों को साधने की। कई वर्षों तक उनकी कोशिश जारी रही। हर जगह वे खुद को जाट के रूप में प्रस्तुत करते रहे, लेकिन जब उन्हें लगा कि ये दाव कामयाब नहीं है, यहाँ हरियाणा में तो दाव ही गैर जाट का कामयाब है, इसलिए उन्होंने बाद में खुद को गैर जाट का बादशाह बना लिया और हरियाणा में गैर जाट की लंबी राजनीतिक पारी खेली। 11 साल कम नहीं होते हैं। उन्होंने राजनीति के चाणक्य बने रहे। वे 11 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे, 11 वर्ष 9 महीने तक। अब भजनलाल से जुड़े रोचक किस्से कहानियों की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। हम आगे आपको बताएंगे कि किस तरह भजनलाल ने एक बार रातों रात पूरी सरकार ही पलट दी थी, किस तरह वह कंधों पर दुनाली लिए घूमते थे। लेकिन पहले उनकी व्यक्तिगत जिंदगी की कुछ बातें बताते हैं। राजनीति में आने से पहले भजनलाल ने सबसे पहले साल 1950 में कपड़े का बिजनेस किया था। इन कपड़ों में राजस्थान की चूंदड़ी, पीलियां व पोमचा शामिल होते थे। इस व्यापार के बारे में थोड़ी सी बातें महेश कुमार वैद की जुबानी आपको सुनवाते हैं। देखिए, जहाँ तक भजनलाल के कपड़े के व्यवसाय की बात है तो आम लोग समझते हैं ये साधारण कपड़ों की दुकानदारी, साड़ी वगैरह ये है, लेकिन भजनलाल की जो मुख्य दुकानदारी थी कपड़ों की वह पीलिया, पोमचा, चुनड़ी। आज की जो युवा पीढ़ी है वो शायद पीलिया पोमचा को नहीं समझे, लेकिन पुराने ज़माने के लोग समझते हैं, पुराने ज़माने की महिलाएं समझती हैं। तीज त्योहार जो हमारे वार व्रत होते हैं उनमें पीलिया, पोमचा, चुनड़ी पहनते हैं। भजनलाल का उस समय पीलिया
पोमचा और चुंडड़ी का ही कारोबार था। और फतेहपुर शेखावाटी में पीथाराम जांगिड़ होते थे। पीथाराम जांगिड़ के यहाँ से, फतेहपुर शेखावाटी के यहाँ से पीलिया, पोमचा, चुंडड़ी यह यहाँ आती थी भजनलाल की दुकान पर। जब भजनलाल ने पैसे थोड़े थोड़े कमाए तो उनका कपड़े के व्यापार से थोड़ा मोहभंग हुआ, तो भजनलाल दूसरे व्यापार में लग गए। कपड़े के व्यापार में थोड़ा पैसा कमाने के बाद भजनलाल के सपने ऊंचे हो गए। उन्होंने आदमपुर की मंडी में आड़त शुरू कर दी और कमीशन एजेंट के रूप में अपना काम आगे बढ़ाया। भजनलाल कड़ी मेहनत में भरोसा रखते थे। कुछ साल आड़त का काम संभालने के बाद साथ साथ उन्होंने 1965 के आसपास घी का कारोबार भी शुरू कर दिया। उनका घी पूरे पंजाब में पसंद किया जाता था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इसका जिक्र भी है। इधर घी का कारोबार फलने फूलने लगा और उधर भजनलाल की राजनीति शुरू हो गई। 1961 में हुआ ब्लॉक समिति चेयरमैन का चुनाव बेहद प्रतिष्ठा का चुनाव था। इसे जीतकर भजनलाल हीरो बन गए। इसी चुनाव की ताकत थी कि जिसके चलते 1968 में उन्हें कांग्रेस ने टिकट दी। भाग्य भी उनके साथ था। जैसे ही आदमपुर के सक्रिय नेता व कांग्रेस के तत्कालीन विधायक हरि सिंह ने पाला बदला, वैसे ही भजनलाल को कांग्रेस की टिकट मिल गई। सीएम बने बंसीलाल ने भजनलाल को पहले हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड का चेयरमैन बनाया और मात्र 2 साल बाद ही 1970 में उन्हें कृषि मंत्री बना दिया गया। वर्ष 1972 में दूसरी बार जीतने पर भजनलाल फिर बंसी सरकार में कृषि मंत्री बने। तब भजनलाल की गिनती चौधरी बंसीलाल के खास लोगों में होती थी। भजनलाल हालात भांपने में माहिर थे, इसी कारण उन्हें पीएचडी कहा जाता था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इमरजेंसी के बाद जब साल 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी, तब भजनलाल खुद को कांग्रेस में सेफ नहीं मान रहे थे। उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बाबू जगजीवन राम की कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी में शामिल होने का निर्णय कर लिया। कुछ समय बाद कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी का जनता पार्टी में विलय हो गया। इमरजेंसी के बाद हुए लोकसभा चुनाव में केंद्र में मोरारजी देसाई की सरकार बनी, परंतु आजादी के बाद की इस पहली गैर कांग्रेसी सरकार में जनसंघ से आए सांसदों पर जनता पार्टी या आरएसएस छोड़ने का दबाव बढ़ने लगा। ठीक वैसी ही स्थिति हरियाणा की थी। हरियाणा में जनता पार्टी सरकार में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। तत्कालीन मुख्यमंत्री देवीलाल के करीबी ही बगावत की ओर कदम बढ़ा रहे थे। अचानक देवीलाल ने एक बड़ा फैसला लिया और 19 अप्रैल 1979 को देवीलाल ने जनसंघ से आए मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया। इस बीच डेयरी मंत्री भजनलाल सहित देवीलाल के 4 मंत्रियों ने भी बगावत कर दी। सरकार बचाने के लिए देवीलाल ने अपने तेजाखेड़ा फार्म में 42 विधायकों को बंद कर लिया। उधर भजनलाल भी संख्या बल पूरा करने में लगे हुए थे। देवीलाल का तख्ता पलट करने के लिए भजनलाल के पास केवल 2 विधायक कम थे। यहीं पर भजनलाल ने अपनी चतुराई दिखाई। जैसे ही देवीलाल खेमे के 2 विधायक काम का बहाना बनाकर उनके घर से बाहर आए, वैसे ही भजनलाल ने उन्हें काबू कर लिया। इनमें से एक विधायक ने घर में शादी का तो दूसरे ने अपने चाचा के बीमार होने का बहाना बनाया था। चौधरी देवीलाल को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ तो वह उस विधायक के घर पहुंच गए जो शादी की बात कहकर उनके सिरसा के तेजाखेड़ा फार्म से बाहर आया था। यहाँ पहुंचकर देवीलाल की शंका सही साबित हुई, क्योंकि यहाँ पर भजनलाल पहले से ही मौजूद थे। भजनलाल ने तेजाखेड़ा फार्म में बंद विधायकों तक अपना संदेश पहुंचा दिया था। संदेश वाहक बनी थी उन विधायकों की पत्नियां। भजनलाल का मैसेज मिलने के बाद ही ये दोनों विधायक बाहर आए थे। बहुमत साबित करने की तारीख निकट आ रही थी। 26 जून 1979 को चौधरी देवीलाल को बहुमत साबित करना था, लेकिन वे हालात भांप चुके थे। उन्होंने निर्धारित तारीख से 1 दिन पहले ही त्याग पत्र दे दिया और भजनलाल पहली बार तख्ता पलट करके हरियाणा के मुख्यमंत्री बन गए। इस बीच जब इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो भजनलाल ने अपनी जनता पार्टी की सरकार का कांग्रेस में विलय कर दिया और इस तरह जनता पार्टी के सीएम भजनलाल कांग्रेस के सीएम बन गए। भजनलाल को यह डर था कि जनता पार्टी के सीएम के रूप में इंदिरा गांधी उनकी सरकार को गिरा सकती है, इसलिए वह कांग्रेसी हो गए। इस बीच 1982 का चुनाव हुआ। कांग्रेस को 37 सीटें मिली, जबकि देवीलाल के नेतृत्व वाले लोकदल को 33 और भाजपा को केवल 6 सीटें मिली। 2 सीटों पर कांग्रेस जगजीवन राम को जीत मिली थी और 11 विधायक निर्दलीय चुने गए थे, यानी किसी को भी बहुमत हासिल नहीं हुआ था। राज्यपाल जीडीपी तपासे ने लोकदल में भाजपा गठबंधन को एक इकाई मानते हुए देवीलाल को 2 दिन में बहुमत साबित करने के लिए कहा, लेकिन 2 दिन होने से पहले ही उन्होंने दिल्ली के हरियाणा भवन में कांग्रेस के नेता चौधरी भजनलाल को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी। इसी से खफा होकर देवीलाल ने राज्यपाल को थप्पड़ मारा था। इसकी गूंज लंबे समय तक राजनीति में बनी रहेगी। भजनलाल ने 57 विधायकों के साथ अपना बहुमत साबित किया। वर्ष 1987 के चुनाव में लोगों ने देवीलाल के साथ किए गए धोखे का बदला लिया और कांग्रेस केवल 5 सीटों पर सिमट कर रह गई।
भजनलाल को फिर से सीएम बनने का मौका मिला देवीलाल परिवार की फूट के कारण। वर्ष 1989 में देवीलाल जब उप प्रधानमंत्री बनकर केंद्र में पहुंच गए तो ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, लेकिन महम कांड के कारण चौटाला को इस्तीफा देना पड़ा। वे महम से विधायक नहीं बन पाए थे। हालांकि बाद में ओपी चौटाला दबड़ा सीट से विधायक भी बने और मुख्यमंत्री भी, लेकिन प्रधानमंत्री वीपी सिंह इस घटनाक्रम से नाराज हो गए। वर्ष 1991 में अंतर्कलह बढ़ने पर चौटाला सरकार गिरी और हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। भजनलाल ने इसके बाद 1991 में आदमपुर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा और तीसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन इसके बाद भजनलाल के सितारे गर्दिश में आ गए। 2005 में कांग्रेस को 67 सीटों पर जीत मिली, लेकिन 9 साल बाद सत्ता में आई कांग्रेस सरकार की बागडोर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मिली। भजनलाल को कमजोर करने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लंबा आंदोलन चलाया। कांग्रेस में रहते हुए ही उन्होंने भजनलाल विरोधी नेताओं को अपने साथ जोड़ना शुरू कर दिया और एक बड़ा गुट तैयार कर लिया। तब राव इंद्रजीत सिंह भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ थे। यह भी कह सकते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राव के कंधों का सहारा लेकर भजनलाल को कमजोर किया था। जिस समय दक्षिण हरियाणा के पानी के हक की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रेवाड़ी की एक रैली में यह ऐलान किया था कि राव इंद्रजीत सिंह के नेतृत्व में जल युद्ध लड़ा जाएगा। लेकिन कब पूरी बागडोर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथों में चली गई, यह कोई नहीं समझ पाया। हुड्डा ने किस तरह ये बाजी जीती, इसकी कहानी सुनिए महेश कुमार वैद की जुबानी। देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चीफ मिनिस्टर की बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बहुत कई नेताओं का साथ मिला था। हम रेवाड़ी के इनके कैप्टन अजय सिंह यादव वगैरह की बात करें, सब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ हो लिए थे। भजनलाल कमजोर पड़ गए थे। 2005 में विधानसभा चुनाव हुआ, भजनलाल के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था। यह भी माना जा रहा था कि भजनलाल ही मुख्यमंत्री पद के सबसे सशक्त दावेदार है, लेकिन कांग्रेस हाईकमान कुछ और ही सोच रहा था। कांग्रेस हाईकमान ने पर्यवेक्षक नियुक्त किए। पर्यवेक्षकों की राय के बाद एक मीटिंग बुलाई गई दिल्ली में। इस मीटिंग में कांग्रेस के 47 विधायक शामिल हुए, लेकिन भजनलाल गुट अलग थलग रहा। भजनलाल 20 विधायकों के साथ अपने आवास पर बैठे रहे। कुलदीप बिश्नोई, चंद्रमोहन बिश्नोई सब मैनेज कर रहे थे, लेकिन कैप्टन अजय सिंह यादव जैसे सीनियर लीडर भजनलाल को छोड़कर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ आ गए थे। इसी कारण भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ताकत बढ़ गई थी और कांग्रेस हाईकमान ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चीफ मिनिस्टर घोषित कर दिया और इसी के साथ भजनलाल की राजनीतिक पीएचडी का अंत हो गया। भजनलाल ने काफ़ी प्रयास किया राजनीति की मुख्य धारा में आने का, दोबारा अलग से पार्टी भी बनाई। कुलदीप बिश्नोई अति महत्वाकांक्षी हैं, उन्होंने हरियाणा जनहित कांग्रेस का गठन किया, लेकिन बात नहीं बनी। अंततः एक समय ऐसा आया कि हरियाणा जनहित कांग्रेस का भी कांग्रेस में विलय हुआ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा राजनीति के चाणक्य साबित हुए। दूसरी पारी में जब लगा कि अब कुलदीप बिश्नोई एक सशक्त नेता के रूप में उभर सकते हैं, कांग्रेस को समर्थन दे सकते हैं, उस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुलदीप बिश्नोई की पार्टी को ही दो फाड़ कर दिया। केवल 2 विधायक रह गए कुलदीप बिश्नोई के साथ और अंततः कुलदीप बिश्नोई को हाशिए पर रहना पड़ा और अंततः खुद को कांग्रेस के साथ जोड़ना पड़ा। अब कुलदीप बिश्नोई भाजपा में है, लेकिन भाजपा में भी वह घुटन महसूस कर रहे हैं। हम कह सकते हैं कि राजनीति के चाणक्य भजनलाल जरूर थे, लेकिन उनके बेटे राजनीति के चाणक्य नहीं बन पाए। कुलदीप बिश्नोई अब भाजपा की कृपा पर टिके हुए हैं। चंद्रमोहन बिश्नोई कांग्रेस में उस स्थिति में नहीं है जहां उन्हें मजबूत कहा जा सके। दोस्तों, आपको चौधरी भजनलाल से जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। धन्यवाद।